हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं ऑप्टिक्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग ऑप्टिक्स का तीसरा लेक्चर ले रहे हैं और हम लोगों ने शुरू किया था वेव ऑप्टिक्स, आपको याद होगा। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बता दिया था? मैंने आपको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरफेरेंस बताया था। यानी जब इंटरफेरेंस होता है तो कहाँ पर किस तरह से कंस्ट्रक्टिव, किस तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। मैंने पूरा उसका जिक्र किया। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, और नहीं देखी है तो सबसे पहले जा करके उस वीडियो को देखिए, तभी आपको आज की बात आज की बात समझ में आएगी। आज की बात हम लोग करने वाले हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली जो कुछ भी हमने पढ़ा है आज उसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। यानी हम प्रयोगात्मक रूप से उन सारी चीज़ों को समझेंगे कि जब प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कैसे, क्या एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ निकल के आती है, किस तरह की तस्वीरें बनती हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, राइट। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पर हम लोगों को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए सबसे पहले कुछ खास चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहली खास चीज़ जो आपको समझनी है वो समझनी है कि कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है। सबसे पहले इसको समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है, राइट? इस शब्द का मतलब समझेंगे। देखिए, कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये है कि दो ऐसे सोर्स का जोड़ा जिससे निकलने वाली जो वेव है वो सेम फ्रीक्वेंसी की हो, राइट, सेम वेवलेंथ की हो, राइट, और साथ में निकलते समय, जहां से ये निकल रही है, निकलते समय जो वेव है और इससे जो वेव निकल रही है, वेव में फेज का जो अंतर है, यानी फेज डिफरेंस है, वो समय के साथ ना बदले। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सोर्स है S1, कोई है सोडियम, कुछ भी, कोई लैंप हो सकता है, कुछ भी, और एक कोई सोर्स है S2। ये बिल्कुल अलग तरह का सोर्स है। निकलते समय यहां से कुछ वेव निकल रही होगी अपनी, और यहां भी किसी वेव कोई फेज में निकल रही होगी। तो निकलते समय यहां फेज है φ1 और यहां फेज है φ2, राइट। निकलते समय जब सोर्स से निकल रहा है, और इनका फेज का अंतर आया φ1 डिफरेंस में φ2, कुछ आया, मान लो पाई आया, सपोज कर लो पाई आया। कुछ समय के बाद आपने देखा फेज डिफरेंस अगेन पाई, कुछ समय के बाद देखा फिर पाई, कुछ समय के बाद देखा फिर पाई, कुछ समय के बाद देखा फिर पाई। यानी जो फेज डिफरेंस है वो समय के साथ नहीं बदलता है भाई और बहनों, राइट। उसे हम कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। प्रैक्टिकली इस तरह से दो सोर्स को लेकर के कोहेरेंट सोर्स बना देना बड़ा मुश्किल सा होता है। अच्छा, इनकोहेरेंट क्या होता है? कोहेरेंट तो समझ में आ गया, राइट, कि फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज ना हो, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ हो। क्लियर? इनकोहेरेंट किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है जिसमें ये ना हो, यानी जो फेज है वो चेंज हो रहा हो। तो फेज अगर समय के साथ चेंज हो जाएगा तो इनकोहेरेंट सोर्स, और अगर ना चेंज हो, कांस्टेंट रहे फेज, तो कोहेरेंट सोर्स। कब? जब निकलते समय सोर्स जिस जगह पे मौजूद है उसी जगह पे आप देखोगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आप वहां पर देखो, निकलते समय फेज में अंतर नहीं आना, मतलब फेज का अंतर चेंज नहीं होना चाहिए। फेज में अंतर आ जाए लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। अगर मान लीजिए फाई का फेज डिफरेंस है तो वो हमेशा रहे, और जिसमें ऐसा नहीं होगा उसको हम क्या कह देंगे? इनकोहेरेंट। हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो कोहेरेंट सोर्स से करेंगे। क्यों कोहेरेंट सोर्स से करेंगे, क्यों नहीं इनकोहेरेंट सोर्स से करेंगे, इसके बारे में विस्तृत जो बात होगी वो हम लोग बिल्कुल आखिर में करने वाले हैं।
और शायद आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा, वो अगले लेक्चर में हो पाएगा। अब कोहेरेंट सोर्स समझ में आता है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब एक बात समझिए, यह बड़ा मुश्किल सा है भाई और बहनों कि आप दो सोर्स अलग अलग ले, अलग अलग तरह का सोर्स ले और उनको कोहेरेंट बना ले, बड़ा मुश्किल है। इसलिए क्या किया जाता है, कोहेरेंट सोर्स को डेवलप करने के लिए एक सोर्स से दो सोर्स बनाए जाते हैं, एक सोर्स से दो सोर्स बनाए जाते हैं, राइट। अब एक सोर्स से आप कहेंगे कि दो सोर्स कैसे बनाए जा सकते हैं, भाई क्या तरीका है एक सोर्स से दो सोर्स बनाने का? तो एक सोर्स से दो सोर्स बनाने के आपके पास में फिलहाल तीन तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। तीन तरीके हैं। क्या तरीका है? हमने एक सोर्स लिया, ये एक सोर्स है, और उसके सामने हमने एक बोर्ड जैसी चीज या प्लेट जैसी चीज कुछ ले ली। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं, शीट उठाइए, कुछ इस तरह का आपने ले लिया, ये सोर्स है, चाहे आपने इसको ऐसे रख दिया, चाहे आपने इसको ऐसे रख दिया, मर्जी आपकी। और आपने क्या किया कि इसमें बहुत पतली पतली झिरियां बना दी, स्लिट्स कहेंगे अंग्रेजी में। बहुत पतली, मतलब बहुत पतली का मतलब यह है कि आप ऐसे समझ लीजिए, ये भी बहुत मोटी हो गई, थोड़ी सी पतली, बहुत पतली आपने स्लिट्स बना दी। और आपने सोर्स को इस तरह से रख दिया कि इसकी पोजीशन इन दोनों स्लिट्स के रिस्पेक्ट में, स्लिट्स हमने बोला सिमेट्रिकल आ गई। कैसी आ गई? सिमेट्रिकल आ गई। अब जब सिमेट्रिकल आ जाएगी तो यहां से जो वेव फ्रंट जाएगा उसके बाद ये एक सोर्स बन जाएगा और ये एक सोर्स बन जाएगा। आप थोड़ा सा सोच करके देखिएगा कि यहां पर जो पाथ लेंथ होगी और यहां जो पाथ लेंथ होगी वो सेम होगी। जब पाथ लेंथ सेम होगी तो जो यहां का फेज आएगा वही यहां का फेज आएगा, और समय के साथ ये फेज चेंज नहीं होगा। तो आपके पास में एक तरीका यह है कि आप एक दो स्लिट का इस्तेमाल करिए। स्लिट मतलब एक बोर्ड लीजिए, बोर्ड में झिरियां बना लीजिए, स्लिट्स अंग्रेजी में कहेंगे, और स्लिट्स के हिसाब से ही आप सोर्स को सिमेट्रिकल रख लीजिए। यहां पर एक दो कोहेरेंट सोर्स यानी कोहेरेंट सोर्स आपने डेवलप कर लिया। एक तरीका और हो सकता है, कैसे? मिरर का इस्तेमाल करिए। किसका इस्तेमाल करिए? मिरर का इस्तेमाल करिए। आप कहेंगे जी मिरर का इस्तेमाल करने से कैसे होगा? समझिएगा, यहां एक सोर्स आपने लिया, क्लियर। अब यह सोर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और यहां पर इमेज बना देगा एस डैश। समझ में आ रहा है? अगर आप देखोगे तो किसी भी जगह यहां पर देखोगे, एक तो ये डायरेक्ट इसकी लाइट जा रही होगी और एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही होगी। यानी आप ये कह सकते हो एक सोर्स ये हो गया और दूसरा सोर्स, दूसरा लाइट इस वाले से आ रहा है। अरे भैया, एक मिरर और एक मिरर के अंदर से जा रहा होगा, एक डायरेक्ट जा रहा होगा, एक मिरर के अंदर से जा रहा होगा। तो यहां पर भी आपने एक सोर्स का दो सोर्स बना दिया। एक और तरीका है सोर्स बनाने का, उसमें प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। दो प्रिज्म होता है, दो प्रिज्म का आप प्रयोग करेंगे तो उससे भी दो सोर्स बनके तैयार हो जाएगा। वो आपको मैं अभी आगे चल करके बताऊंगा कैसे कैसे क्या होगा। इस तरीके से कोहेरेंट सोर्स बनाया था यंग ने। यंग साइंटिस्ट का नाम है यंग। इस तरीके से बनाया था लॉयड ने, और इस तरीके से बनाया था फ्रेस्नेल ने, राइट। हम लोगों को सबसे पहला वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग साइंटिस्ट का नाम है, एक ऐसे साइंटिस्ट जो नाम से कभी बूढ़े नहीं हुए। सोचिए, बुढ़ापे में भी जा रहे होंगे तो लोग कहते होंगे ना, देखो यंग जा रहे हैं, है ना। यंग हमेशा रहे, वो यंग यंग ही थे, है कि नहीं। तो ये है तरीका कोहेरेंट सोर्स को डेवलप करने का। आइए मॉड्यूल में इसको देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पर ये देखिए,
Coherent sources are the two sources which emit light waves of same wavelength, they start with same phase or have constant phase difference, right? They are obtained from the same single source. मैंने आपको बताया ये तरीका है. इनकोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, एमिट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ बट द वेव्स आर नॉट इन फेज, मतलब उनका फेज जो डिफरेंस है वो बदलता रहता है भाइयों. The coherent sources can be obtained by division of wavefront. In this method, wavefront is divided in two or more parts by using mirror, lens और prism. तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया स्लिट का इस्तेमाल हुआ, मिरर का इस्तेमाल हुआ, प्रिज्म का इस्तेमाल हुआ. अलग अलग प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे और उसको हम लोग देखेंगे. ठीक है, और भी तरीके से हम लोग कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं, राइट? जैसे जैसे ये चैप्टर बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आपको पता चलता चला जाएगा, अच्छा ये भी सोर्स है, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं. आज हम लोग बात करने वाले हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की. इसे कहते हैं YDSE, राइट? और मैं आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट को बताता हूं कि किस तरीके से क्या हुआ और क्या बना, और फिर मैं इसके एक्सप्रेशंस पे आऊंगा, राइट? तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली कैसे होता है. ये भी एक YouTube वीडियो है, आप YouTube पर इसको देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, राइट? तो देखिए यहां पर शुरू होगा, ध्यान से देखिएगा. ये एक सोर्स है और इस सोर्स से कई वेव फ्रंट निकल रहे हैं. अब इसके आगे स्लिट लगाई गई है. अच्छा, एक बात और है, ये समझिएगा, ले इधर. तो आप चाहें तो जो स्लिट्स हों वो ऐसे लगा दें आप ऊपर नीचे, या ऐसे लगा दें आगे पीछे, आपकी मर्जी. आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे. तो मैं जो आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा हूं उसमें मैं ऐसे लगाऊंगा, ऊपर नीचे लगाऊंगा. ठीक है, स्लिट्स ऊपर नीचे होंगे, स्लिट्स के बीच का एक सेपरेशन होगा, राइट? समझ में आ रहा है? चलिए देखिए क्या हुआ. यहां पर एक वेव फ्रंट बनी. अब आप यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो वेव फ्रंट है इसका ये बिंदु सेकेंडरी वेवलेट है. कौन है? सेकेंडरी वेवलेट है. देखिए ये जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल सेकेंडरी वेवलेट हो गया. अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ध्यान समझिएगा. यहां पर थोड़ा पीछे करते हैं इसको, तो आपको एक चीज समझाते हैं. जी, एक बात यहां पर समझनी होगी. क्या समझनी होगी? ध्यान समझिएगा. ये जो स्लिट्स होती है ना, ये बहुत पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है. इतनी पतली होती है इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव होनी चाहिए. जैसे लाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए. इतनी पतली होती है कि यहां पर सिर्फ एक वेवलेट बनता है. कितना वेवलेट? एक वेवलेट. एक से ज्यादा वेवलेट नहीं बनता है, ओनली वन वेवलेट इन वन टाइम. ठीक है, और यहां भी एक वेवलेट होगा. अब ये जो वेवलेट होंगे ये ऑल्सो पॉइंट सोर्स की तरह काम करने लगेंगे, जैसे ये काम कर रहा था. अब देखो क्या होगा. ठीक, अब इसके आगे की कहानी देख रहे हो. एकदम एक वेवलेट हमने लिया है, यहां पर एक वेवलेट इस वीडियो के अंदर लिया गया है, सिंगल वेवलेट. एंड दिस सिंगल वेवलेट विल बिहेव लाइक अ सोर्स. क्यों भैया? हाइगन का सिद्धांत क्या कहता है कि हर वेवलेट एक सोर्स की तरह बिहेव करता है. अगर हर वेवलेट जो है वो सोर्स की तरह बिहेव करता है भाइयों और बहनों, हर वेवलेट जो है वो सोर्स की तरह बिहेव करता है, तो वो भी वेव फ्रंट पैदा करेगा. ये देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट पैदा कर रहा है, देख रहे हो? देखो ये देखिए, जबरदस्त एकदम तरीके से पूरा वेव फ्रंट पैदा करता चला जाए. ठीक, और ये जो वेव फ्रंट पैदा करेगा भाइयों और बहनों, S2 भी तो वेव फ्रंट पैदा करेगा, इसका भी तो वेव फ्रंट होगा जो इसके वेव फ्रंट से सुपर इंपोज करेगा. देखिए सुपर इंपोज करा रहे हैं, देखिए इसका वेव फ्रंट दिख रहा होगा आपको किस तरीके से ये वेव फ्रंट बनता जा रहा है. खाट 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 ऐसे बनाते जा रहे हैं वेव फ्रंट. और इस ये सफेद वाला वेव फ्रंट येलो वाले वेव फ्रंट के ऊपर सुपर इंपोज कर रहा है. ये यंग का एक्सपेरिमेंट है, आपको मैं बता रहा हूं. अब हर जगह सुपर इंपोजिशन हुआ है या नहीं हुआ है? और हम लोगों ने सुपर इंपोजिशन कराया था मैथमेटिकल, और सुपर इंपोजिशन करा करके जाना था कि भाई सुपर इंपोजिशन कराने से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है.
रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कहीं पर मैक्सिमम एनर्जी और कहीं पर मिनिमम एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये देखिए अब होता क्या है समझिएगा। मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी कहां प्रोड्यूस होगी, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि जब सुपर इंपोजिशन हुआ, जहां पर सुपर इंपोजिशन हुआ वहां वेवलेंथ, वहां पर पाथ लेंथ, पाथ डिफरेंस कितना था, फेज डिफरेंस कितना था। जैसे देखो एक पॉइंट ले रहा है, ये पॉइंट हमने मान लीजिए लिया, जितना पाथ यहां से चला होगा उतना पाथ यहां से चला होगा, जितना पाथ यहां से चला होगा उतना पाथ यहां से चला होगा। ऐसे यहां पर कई आपको सुपर इंपोजिशंस मिलेंगे जिसमें पाथ डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आने वाला, बीच में, बिल्कुल बीचों बीच अगर आप देखेंगे, ये देखो तो यहां पर क्या होगा कि हर जगह जब एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम, तो स्क्रीन पे आपको क्या प्राप्त होगा, स्क्रीन पे आपको प्राप्त होगा मैक्सिमा। आपको याद है जब पाथ डिफरेंस जीरो आ रहा था, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आपको याद होना चाहिए, डेल्टा एक्स जब जीरो आ रहा था तो वहां पर प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। क्या हो रहा था, प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो भाइयों और बहनों बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच सिमेट्रिकली ब्राइट फ्रिंज बनती है, इसको हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर, या इसको हम कन्वेंशनली, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कहते हो, इसको जीरोथ ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं है जीरो इसका नाम, जरूरी नहीं है, आप इसको वन भी कह सकते हो, लेकिन यह सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, या फिर इसे सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पर भाई और बहनों प्रोड्यूस होगी। ऐसे ही बाकी जगहों पर अलग अलग पाथ डिफरेंस में सुपर इंपोजिशन होगी। जैसे यहां पर देखो एक सर्टेन पाथ डिफरेंस में सुपर इंपोजिशन को शो हो रहा है, ठीक बात है, सर्टेन पाथ डिफरेंस में हो रहा है, और होने से कोई डार्क मतलब मिनिमा पैदा हुआ, मिनिमा पैदा हुआ तो डार्क जोन क्रिएट हो गया, यहां पर समझ में आ रहा है, डार्क जोन क्रिएट हो गया। ठीक, अभी मैं इसको और अच्छे से दिखाऊंगा, खाली मैं आपको एक्सपेरिमेंटली दिखा रहा हूं कि किस तरीके से वेव फ्रंट बनता है और किस तरीके से ये सुपर इंपोजिशन हो रही होती है। ठीक है, ये देखिए इधर भी दिखाया गया है, जैसे इधर एक डार्क बना इधर भी बनेगा, ये देखिए, समझ में आ रहा है। अब ये चौड़ी पट्टी नुमा बिल्कुल दिखेगा आपको, एक बहुत फाइन लाइन दिखेगी बीच में, अभी बताता हूं मैं आपको क्यों फाइन लाइन दिखेगी, क्यों ऐसा दिखेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आ गया होगा किस तरीके से सुपर इंपोजिशन होता है। पूरा सोचिए वेव फ्रंट होगा, कई वेव फ्रंट होगा, इसका कई वेव फ्रंट होगा, और यहां पर एक पूरा पैटर्न प्राप्त हो जाता है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ब्राइट डार्क क्यों मिलता है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमको यहां पर यह पैटर्न प्राप्त हो जाता है। क्लियर, बात समझ आई। अगर आप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को देखेंगे तो उसके इधर भी सिमेट्रिकली वैसा प्राप्त होता है और इधर भी सिमेट्रिकली वैसा ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यहां पर चलिए ये बात आपके समझ में आ गई है, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं कि देखिए होता क्या है, समझिएगा। यहां पर हमने लिया दो स्लिट, समझिए बहुत अच्छे से, एक है स्लिट S1 और एक है स्लिट S2। ठीक, एकदम क्लियर कट समझिएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, वरना फिर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर है स्क्रीन, मैं यहीं पर सुपर इंपोजिशन कराता हूं, थोड़ा महसूस करना है आपको। ये दोनों के बीचों बीच जाइए आप, जब यहां जाओगे तो आप ये महसूस करोगे भाई और बहनों कि यहां से लेकर के मैं अलग अलग बिंदु पर, एकदम ये देखो, ये सब अलग अलग बिंदु हैं भाई और बहनों। ऐसे ही मैं बिल्कुल एडजेसेंट पॉइंट्स ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं, ऐसे, ये कोई पॉइंट खास पॉइंट नहीं है, ये ऐसे आम पॉइंट है। अब सोचो मैं इसकी बात करता हूं, ठीक, यहां से वेव गई और यहां से वेव गई, देखा जाए तो ये पाथ बराबर ये पाथ, अगर ये पाथ लेंथ इस पाथ लेंथ के बराबर है तो यहां डेल्टा एक्स क्या आ गया, जीरो, पाथ डिफरेंस जीरो। और जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है,
सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं। जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। कौन सा है इंटरफेरेंस? प्योर कंस्ट्रक्टिव। प्योर कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा सोचिए। प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब एकदम बारीक, एकदम ब्राइट लाइट मिलेगी, ब्राइट, एकदम ब्राइट। ठीक, समझ आ गया? एकदम ब्राइट लाइट मिलेगी, बहुत भयंकर, चमकीली, चमकती हुई, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली लाइट मिलेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। कोई भी नाम आप दे दीजिए, मर्जी आपकी, श्रद्धा भक्ति आपकी। सेंट्रल मैक्सिमा बोलिए या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलिए। अब समझिएगा, आपको याद होगा डेल्टा एक्स बराबर में 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इन पे आपको क्या मिलता था? ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, डेल्टा एक्स बराबर में लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस पे आपको मिलता था डिस्ट्रक्टिव, प्योर डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब 0 पे मिलेगा प्योर कंस्ट्रक्टिव, लैम्डा बाई 2 पे मिलेगा प्योर डिस्ट्रक्टिव। यानी यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम। इसके बीच का क्या हाल है? मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का क्या हाल है? सोचिए तो भाइयों और बहनों, होगा क्या? यहां पर सोचिए, इसके ठीक बगल में हम आ जाते हैं। इसके ठीक बगल में यहां से भी एक वेव आई और यहां से एक वेव आई। उसमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का नहीं आया, अभी लैम्डा बाई 4 का आया है, या कुछ और, मतलब 0 से लैम्डा बाई 2 के बीच में आया। तो क्या होगा? डार्क फ्रिंज बन जाएगी? नहीं। ब्राइट फ्रिंज बनेगी? नहीं। यानी प्योर कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, प्योर डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच में होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि जो इंटेंसिटी है वो कम होगी इसकी तुलना में। धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी और आगे बढ़ते जाओगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपको कम होती चली जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब ये थोड़ा और, जैसे सोचो ना, यहां पर एकदम शार्प लाइन दिखेगी, डिम होता चला जाएगा, डिम होता चला जाएगा, और अचानक से आपको एकदम, अब डार्क तो डार्क बना देंगे तो डार्क ही दिख जाएगा, डार्क की जगह क्या बना देंगे? ये बना देते हैं। एकदम आपको फाइन लाइन मिलेगी जो कि डार्क फ्रिंज कहलाएगी या प्योर डिस्ट्रक्टिव। क्यों? यहां से पहुंचने वाली वेव और यहां से पहुंचने वाली वेव में मान लीजिए जो पाथ डिफरेंस आया वो लैम्डा बाई 2 का आया। इसका मतलब यहां पर आपको एक पट्टी नुमा बनेगा। ठीक, पट्टी नुमा बनेगा कि नहीं बनेगा? धीरे धीरे कम होते होते इंटेंसिटी डार्क मिल जाएगी। फिर ऐसे ही करते चले जाओगे तो आगे चल करके आपको क्या मिलती चली जाएगी? फिर इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी, मतलब कम रहेगी, कम रहेगी, कम रहेगी, कम रहेगी। फिर एकदम ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, एकदम व्हाइट ब्राइट। तो आपको यहां पर ऐसा रीजन मिलेगा जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी, और उसके बीच में भी लाइट होगी। लेकिन उस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम से कम और मिनिमम से ज्यादा। जब आप इसको, इस पैटर्न को सही तरीके से देखना चाहते हो तो आखिर वो कैसा दिखता है, कैसा शो होता है, ये मैं आपको एनसीईआरटी की किताब से ही दिखा देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि भैया दिखता कैसा है। ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूं। ठीक है, एक मिनट, गलत वाला खोल दिया क्या है? दिखाते हैं आपको। ट्वेल्थ
रे ऑप्टिक्स खुला। अच्छा रुक जाओ बस 1 मिनट, कहाँ चला गया। देखिए दिखाता हूं मैं आपको कैसा। मैं एनसीईआरटी का फिगर दिखा रहा हूं, ऐसे तो आपको फिगर बहुत जगह बहुत अलग अलग मिल जाता है, लेकिन मैं एनसीईआरटी का इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको एक पिक्चर बन सके आपके दिमाग में कि कैसा बनता है आखिर वो, है ना। वो पैटर्न है, वो आपको एक बिल्कुल राइट, ये प्रयोग है उसका, इनका यंग का। तो ये देखिए कुछ इस तरह का, समझ में आ रहा है, कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, दिखेगा। देखिए समझिएगा, अगर आप देख पा रहे, पता नहीं समझ पा रहे, ये देखिएगा, पता नहीं क्लोज कर पा रहे, मैं बड़ा करता हूं, आई होप आप समझ पाए या देख पाए या जो भी। देखो मैं आपको और बड़ा कर दे रहा हूं ताकि ये दिख रहा है आपको। ये देखिए एकदम फाइन डार्क लाइन दिख रही होगी आपको, और एकदम फाइन देखिए ब्राइट, फाइन डार्क फाइन ब्राइट, फाइन डार्क फाइन ब्राइट। उसके बीच में क्या है देखो, मैंने डार्क और ब्राइट बताया था ना। देखो ब्राइट से इंटेंसिटी कम होते 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 एकदम डार्क, फिर बढ़ते 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 एकदम फाइन, फिर इस तरह से मिलती है। तो एग्जैक्टली ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है आपको। अगर आप थोड़ा दूर से देखोगे पता नहीं क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, दिख ही रहा होगा मेरी समझ से। हाँ अगर नहीं दिख रहा है तो मान लेना भाई कि बिल्कुल ब्राइट बिल्कुल डार्क, बीच में इंटेंसिटीज मिलेंगी, बट दैट इज, देखो जब तक I1 प्लस I2 से ज्यादा है तो कंस्ट्रक्टिव है, और I1 प्लस I2 से कम हो गया तो डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन एकदम चमका तो ब्राइट, और अगर कम चमका मतलब एकदम डार्क हो गया, मतलब एकदम बहुत लो मिनिमम इंटेंसिटी दिखने लगा तो डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो आई होप आपको ये फ्रिंज समझ में आ गया होगा, मेरी बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पैटर्न बनता कैसे। ठीक, एक बात श्योर है कि यहां सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। देखिए मानने के ऊपर है, आप इसको जीरोथ मैक्सिमा, देखिए मैं जो बोल रहा हूं आप उसी हिसाब से चलिएगा, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। आप इसको जीरोथ मैक्सिमा मानेंगे, और आप जो भी मैक्सिमा मिनिमा की दूरी नापेंगे वो इसी के रेफरेंस में नापते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट हो जाता है भाई और बहन, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, पैटर्न ऐसे भी बन सकता है। अरे भाई डिपेंड करता है स्लिट ऐसे है या स्लिट ऐसे है। स्लिट अगर ऐसे है तो पैटर्न यू मिलेगा, और स्लिट ऐसे है तो पैटर्न यू मिल जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे पढ़ लो चाहे तो ऐसे पढ़ लो, हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं, ज्यादातर वही पढ़ा जाता है। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आखिर यहां से जब जाते हैं तो स्क्रीन पे पैटर्न कैसे मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि कहां पर ब्राइट मिलेगा, कहां पे डार्क मिलेगा, हम इसे कैसे जाने। उसी का कैलकुलेशन मैं कराने जा रहा हूं, आपको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये लो, ये स्क्रीन, ये S1 है और ये S2, राइट। इनके बीच की दूरी भाई और बहनों स्मॉल d, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल D। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये आपको याद रखिए। ये स्क्रीन है जहां पर हमको पैटर्न प्राप्त करना। भी स्क्रीन दिख तो ऐसी डंडी रही है, होगा पूरा इसे फ्लैट। चलो और क्या मामला है, मामला ये है कि इसके बिल्कुल बीचों बीच की कहानी लीजिए। यहां पर क्या बनने वाला है, यहां पर बनने वाला है ब्राइट फ्रिंज। एक काम करते हैं, ब्राइट को मैं येलो से ही दिखा दूं, सेंट्रल ब्राइट। जो भी दूरी नापी जाएगी यहीं से नापी जाएगी, याद रखना। ठीक, चलो क्लियर। मान लीजिए हमने इस स्क्रीन पे कोई बिंदु लिया P, जहां पर मुझे सुपर इंपोजिशन कराना है। तो यहां से वेव चल के आएगी यहां, ऐसे देखो पहुंची, ठीक, और ये भी पहुंची। देखो आपके बुद्धि में एक बात आ गई होगी कि यार यहां पर पाथ लेंथ अलग अलग है। जब हमने एक ही सोर्स से ये सोर्स बनाया है, याद करिए मैंने एक ही सोर्स से ये सोर्स बनाया है, ये ध्यान रखिएगा। तो निकलते समय यानी इस स्लिट और इस स्लिट से निकलते समय जो फेज का अंतर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये जो सोर्स होगा या ये वेवलेट और ये वेवलेट सेम वेव फ्रंट पे आ जाएंगे।
और सेम वेव फ्रंट पे आने का मतलब जो फेज इसका वही फेज इसका, क्योंकि हमने इससे बनाया है। ये एकदम ध्यान से समझिएगा, अभी दिखाया मैंने, फोटो तो दिखा दिया मैंने, ठीक। तो सेम फेज में होगा, यहां पर तो फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन जब यहां से यहां गए, अच्छा एक बात और है, यहीं पर एक बात बता दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि फेज डिफरेंस 0 हो, फेज डिफरेंस कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, लेकिन यंग के एक्सपेरिमेंट में हमको समझना है तो यहां पर फेज का डिफरेंस क्या है, 0। अब सुनिएगा, यहां पर इस स्लिट और इस स्लिट से यहां पर सुपर इंपोजिशन कराया गया। इसका देखिए जो पाथ लेंथ है x1 यहां से जाने में, वो s1p के बराबर है, और इसका जो पाथ डिफरेंस लेंथ है वो s2p के बराबर है, राइट। अगर आप देखें तो ये जो पाथ है इसमें अंतर है, और उस पाथ का अंतर कितना है बोलो, s2p माइनस s1p, क्लियर है, s2p माइनस s1p। भाई और बहनों, मैंने आपसे जैसा कि बताया, हम लोग इसकी दूरी को कहां से नापेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, इसे आप y बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, इसे आप y बोलने वाले हैं। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, y बोल दिया मैंने, क्लियर, कोई समस्या नहीं है। यह दूरी यहां पर d है, स्लिट्स के बीच की दूरी, और यह स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी। हमको यह y चाहिए। अब इस y को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीका आपको बता दे रहा हूं, एक एनसीईआरटी वाला और एक दूसरा तरीका है, राइट, ऑलराइट, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, अगर आप चाहें तो इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए यहां से एक लाइन भी मिला सकते हैं अगर आप चाहें, और ये लाइन जो एंगल बनाएगी ये इसकी एंगुलर पोजीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एंगुलर पोजीशन कहलाएगी, ठीक बात है। ये जो लाइन मिलाने वाली है दैट इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दर्द और परेशानी की बात नहीं है। आइए मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, समझाता हूं कि कैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे। पहले एसटीआरटी वाला तरीका, आप कहेंगे जी पाथ डिफरेंस निकाल के हमको मिलेगा क्या, अभी आपको मैं समझा दूंगा कैसे आप पाथ डिफरेंस से y निकाल लोगे। पाथ डिफरेंस से ही y निकलेगा, अभी कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूं। आप देखो, हमारा ध्येय है, हमारा गोल है डेल्टा x बराबर s2p माइनस s1p निकालना, ये हमारा गोल है, ये हमारा लक्ष्य। आओ जी चलो, अब जरा गौर करिएगा, s2p माइनस s1p, जरा इसको यहां से यहां मिला दीजिए, मिला दिया हमने, तो ये कितना है d/2, और अगर आप s1p के सीधे में चले जाते, s1p के सीधे में, तो ये कितना है d/2, समझिएगा, है कि नहीं, d/2 कोई दिक्कत नहीं। अब आप जरा इस ट्रायंगल को देखिए, दिख गया होगा, पाइथागोरस लगाइए, इसका स्क्वायर यानी s2p का स्क्वायर बराबर कैपिटल D का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना है y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे बताओ, s2p का स्क्वायर बराबर में कैपिटल D स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, राइट। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रायंगल को देखो, दिखा होगा। जब इस ट्रायंगल को आप देखोगे तो ये s1p है, अरे है कि नहीं बोलो, s1p का स्क्वायर बराबर कैपिटल D का स्क्वायर, और ये कितना होगा, y में से d/2 घटा दो ना, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, y माइनस d/2, y माइनस d/2। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे बताओ, s1p का स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर माइनस प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, जोड़ दो इसको,
या घटा दो, जोड़ना क्यों, s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर, घटाओ, चला जाएगा ये, यहां बचेगा y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, घटाना है y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। और आगे बढ़ाते हैं इस गणित को, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां क्या आ जाएगा बोलो, y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस में वाई डी। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, लेकिन ठीक से लगाना, मोदी जी की तरह ना लगा देना। यहां देखो y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा ना, ये डी स्क्वायर बाई 4 प्लस हो जाएगा वाई डी। चलो जी, उड़ गया। आगे बढ़ाते हैं बात को, आगे बढ़ाते हैं। जब आप आगे बढ़ाओगे तो S2p प्लस S1p इंटू S2p माइनस S1p। अरे भाई यही तो है, S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर को हमने कर दिया, a स्क्वायर बराबर में 2id आएगा, 2id आ गया। अरे हाँ या ना। अब जरा गौर करिए, अगर ये पॉइंट इस सेंट्रल से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हुआ, यानी यहां से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हुआ, तो ये दूरी लगभग इस दूरी के बराबर होगी और वो लगभग d के बराबर होगी। अगर ये बहुत ज्यादा दूर नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि यहां बहुत ऊंचाई पे चला गया, तब तो आपका एंगल बहुत ज्यादा बन जाएगा, लेकिन बहुत क्लोज एंगल बनेगा तो ये दूरी के बराबर हो जाएगी। यानी आप ये मान सकते हो S1p लगभग d है और S2p भी लगभग d है। अगर आप ऐसा मानोगे तो यहां बन जाएगा d प्लस डी और यहां रहेगा S2p माइनस S1p। कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसको क्यों नहीं बराबर कर दिए, बराबर कर देते तो मजा ही आ जाता, जीरो आ जाता, और जीरो आ जाता तो फिर रखने का मतलब नहीं होता। गणित हमेशा वहां काम करती है जहां हमको कोई रिजल्ट मिले, वहां काम नहीं करेगी जहां रिजल्ट ना मिले, राइट। तो हम कंसीडर यहीं करेंगे, यहां नहीं करेंगे। बराबर में 2id, तो यहां से 2d हो गया बोलो, और S2p माइनस S1p बराबर में 2id, तो 2 कैंसिल, ये डेल्टा x है, यहां से डेल्टा x निकल के आ गया yd बाई कैपिटल D। अभी हमारा काम नहीं हुआ है, अभी तो हमने पार्ट डिफरेंस निकाला, अभी आधी अधूरी बात है। आप कहेंगे वो दूसरा तरीका भी थोड़ा बता दीजिए तो अच्छा लगेगा। आइए मैं दूसरा तरीका बताता हूं, बनाना पड़ेगा मुझे, मैं फिर से बना दे रहा हूं, कोई दर्द नहीं है आपको समझाने के लिए। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये S1p, दिस इज S1, दिस इज S2, ये P। बहुत चूरन तरीका है, देख लो, ये हमने मिला दिया। आप चाहो तो आप इसे थीटा भी बोल सकते हो, ठीक। अब हमको S1 से P और S2 से P जाने वाले का पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो जानते हैं मैं क्या करना पड़ेगा, हमको यहां खींचना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर, ये लो। अगर आप इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें तो इसके आगे की जो पाथ लेंथ होगी वो सेम होगी, देखो। तो पार्ट डिफरेंस मान लो ये n है, पार्ट डिफरेंस यही आएगा, दिस इज डेल्टा x। ये दूरी कितनी है, y, ठीक। समझ गया? जरा ध्यान देना, नेटवर्क चला जाएगा आपका। ये थीटा है, समझिएगा, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा। ये छोटा वाला एंगल देखो, ये हरा हरा है, और इस छोटे ट्रायंगल को देखो, देखे ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री होगा। अरे भैया जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ध्यान से देखो, स्क्रीन बड़ा कर लो, जूम कर लो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो ये बच गया थीटा। कैसे? इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये 90 माइनस थीटा है तो घटाओगे ये थीटा आ जाएगा, और आपके सामने ये एक ट्रायंगल बन गया। देखो जुम 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 बना। इस ट्रायंगल को देखो, S1 N S2 को देखो, देखे, ठीक। साइन थीटा बराबर, अच्छा ये दूरी कितनी है, स्मॉल d है,
साइन थीटा बराबर, अगर आप ये 90 डिग्री है, ये थीटा पढ़ो तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा बताओ मुझे? साइन थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई में डी, डेल्टा एक्स बाई में स्मॉल डी। अगर थीटा बहुत छोटा हुआ तो साइन थीटा थीटा हो जाता है, थीटा बराबर डेल्टा एक्स बाई डी, अगर थीटा बहुत छोटा हुआ तो। समझ में आ रहा है? अच्छा फिर से देखो, ऑल्सो क्या होता है? अब इस ट्रायंगल को देखो, अच्छा ये दूरी कितनी, कैपिटल डी है ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, tan थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कौन सा ट्रायंगल है ये, कोई नाम ले लेना, छोड़ो। tan थीटा बराबर y बाई कैपिटल डी। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा थीटा हो जाता है y बाई कैपिटल डी। थीटा बराबर वो भी, थीटा बराबर ये भी, तो ये भी बराबर वो भी, तो डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी बराबर y बाई कैपिटल डी। तो डेल्टा एक्स बराबर या y, डेल्टा एक्स बराबर क्या बताओ? y डी बाई कैपिटल डी। क्या यही रिजल्ट यहां भी आया है? मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया, ये एनसीईआरटी का तरीका जो मैंने आपको अभी बता दिया था, ये वाला। ठीक, राइट। फिलहाल एक बात अपने को समझ में आ गई कि जो सुपर इंपोजिशन हो रहा है अगर किसी पॉइंट पर और उसकी दूरी y है तो वहां का पाथ डिफरेंस आ रहा है स्मॉल y डी बाई कैपिटल डी। अच्छा अब हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जहां हमने सुपर इंपोजिशन कराया था ना P पॉइंट पे, वहां पर हमने P पॉइंट पर सुपर इंपोजिशन कराया था। ध्यान से समझिए, ये y था और ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंटर ब्रेड। ठीक, तो कोई भी पॉइंट, कोई भी जहां पर पाथ डिफरेंस है y डी बाई कैपिटल डी, फॉर प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, प्योर कंस्ट्रक्टिव को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। और जब वहां मैक्सिमा होगा तो क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज। क्या बनने वाली है? ब्राइट फ्रिंज। ठीक, हमने पढ़ रखा है डेल्टा एक्स क्या होता है? एन लैम्डा। याद रखिएगा एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती थी, याद करो, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन मैंने पढ़ा है आपको। देयरफॉर डेल्टा एक्स, अच्छा यहां से अगर आप देखो, अगर कोई भी y निकालना है तो y कैसे निकलेगा? यहां पर डेल्टा एक्स इंटू में डी बाई डी, डेल्टा एक्स इंटू में कैपिटल डी बाई डी। तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा एक्स इंटू में कैपिटल डी बाई डी। डेल्टा एक्स कितना ले लिया हमने? एन लैम्डा इंटू डी बाई डी, यानी y बराबर क्या बन गया इन जनरल? एन डी लैम्डा बाई में स्मॉल डी, जहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आप वैल्यू पुट करो, तो y बराबर क्या आएगा बताओ? 0 आ सकता है, डी लैम्डा बाई डी आ सकता है, 2d लैम्डा बाई डी आ सकता है, 3d लैम्डा बाई डी आ सकता है, ऐसे बहुत से आ सकते हैं ना, डिपेंड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर उसी फिगर में दिखाते हैं, मेन फिगर ये बनाया था, अगर मैं यहां से y बराबर 0 पे तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिला, डी लैम्डा बाई डी पे देखोगे कितने पे? डी लैम्डा बाई डी, यहां पर आपको ब्राइट मिलेगा। फिर 2d लैम्डा बाई डी पे ब्राइट, 3d लैम्डा बाई डी पे ब्राइट, 4d लैम्डा बाई डी पे ब्राइट, ऐसे ब्राइट मिलता। ब्राइट का मतलब प्योर ब्राइट, मतलब एकदम शार्प लाइन, बीच में भी लाइट होगी, राइट, शार्प बिल्कुल। समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं जी। फॉर प्योर डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है?
मिनिमा, मिनिमा, या फिर कहते हैं उसको डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, राइट, डार्क फ्रिंज। जब डार्क फ्रिंज आएगा तो भाई और बहनों y बराबर क्या था, पाथ डिफरेंस कितना होता है इसके लिए याद करो, n माइनस हाफ लैम्डा था, जहां पर मैंने n की वैल्यू 1 2 3 से शुरू करी थी। समझ में आ रहा है? आप चाहो तो 0 से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन यहां प्लस रखना पड़ता है। y की वैल्यू क्या है भाई और बहनों, डेल्टा x इंटू में d बाई डी। डेल्टा x का मतलब n माइनस हाफ डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। करो, ये वो दूरियां हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, ये वो दूरी है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जहां पर आपको प्योर डार्क मिलना है। प्योर डार्क का मतलब बिल्कुल फाइन डार्क लाइन मिलेगी। समझ में आ रहा है? और भाई और बहनों अगर आप इसको वैल्यू पुट करके देखना चाहो तो 1 अगर रखोगे तो आएगा डी लैम्डा बाई 2d, 3d लैम्डा बाई 2d, 5d लैम्डा बाई 2d एंड सो ऑन, आपको डार्क फ्रिंज मिलता जाएगा। यानी जो आपने अभी देखा यहां पर डी लैम्डा बाई डी पे मिला और 0 पे ब्राइट मिला, इनके बीच में बिल्कुल बीचों बीच एक डार्क फ्रिंज मिल जाएगा, इनको बीचों बीच डार्क फ्रिंज मिल जाएगा, 3d लैम्डा बाई डी, ऐसे मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क मिलता जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसके दर्शन कराए हैं। ये देखो, ये ऐसे बना हुआ है, इसको वर्टिकल बना सकते हो। एकदम देखो फाइन ब्राइट डार्क लाइन, फिर फाइन ब्राइट, फाइन डार्क, बीच में भी आपको लाइट मिलेगी पर उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम से ज्यादा, मैक्सिमम से कम और मिनिमम से ज्यादा होगी। मैक्सिमम से कम और मिनिमम से ज्यादा। ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं भाई और बहनों? ये है, इसमें भी ऐसे ही दिखेगा जब आप एकदम करीब जाओगे। अभी पैटर्न नहीं, थोड़ा ये सही दिख रहा है इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूं आपको बार बार। ये देखिए, है ना, एकदम देखिए फाइन दिखने लग रहा है। ठीक, चलो, तो इतनी बात क्लियर हो गई भाइयों और बहनों, राइट? क्लियर है सभी को? कोई इसमें प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो आइए इसको मैं मॉड्यूल में भी दिखा देता हूं, थोड़ा आपको इससे हौसला मिलेगा, थोड़ा आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मॉड्यूल का ये रहा मॉडल। ये देखिए यहां पर ऐसे बनाया गया है सब। दूसरा वाला मेथड जो मैंने बताया वो इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब आया, ठीक है। और यहां से अच्छा एक चीज और है, अगर आप थीटा भी निकालना चाहते हो किसी भी फ्रिंज के लिए तो थीटा निकाल सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके भी। जैसे यहां पर अगर आप थीटा निकालना चाहो, एंगुलर पोजीशन उसको कहते हैं, तो थीटा भी निकाल सकते हो। क्योंकि हम लोगों ने अगर आप चाहें यहां पर कि किसी का एंगुलर पोजीशन निकालें तो थीटा भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको ब्राइट और डार्क अलग अलग पोजीशन में निकलवाया मैंने, जैसे ब्राइट निकलवाया ना ये। अगर आप थीटा निकालना चाहते हो कि कितने एंगल पे है थीटा, तो ये y है और ये d है, तो किसी के लिए भी थीटा बराबर y बाई डी आएगा। तो इस केस में अगर आप करोगे तो थीटा बराबर हो जाएगा, d से भाग दे दो इसको, n लैम्डा बाई स्मॉल d। दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ये इसका लीनियर पोजीशन है nth ब्राइट फ्रिंज का, और ये एंगुलर पोजीशन है nth ब्राइट में। अगर आप चाहें तो एंगुलर डार्क में भी निकाल सकते हैं। यहां देखो, यहां भी थीटा क्या आएगा बताओ, भाग दे दो कैपिटल डी से, n माइनस हाफ लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये एंगुलर पोजीशन कहलाती है। एंगुलर पोजीशन क्या कहलाती है? एंगुलर पोजीशन। तो इसी का डेरिवेशन आपके मॉड्यूल में किया हुआ है कि किसी भी ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज को आप निकालते हैं तो लीनियर पोजीशन तो ये आएगा ब्राइट का, और ये उसका एंगुलर पोजीशन आएगा, यानी कितने एंगल पे, कहां कहां बनता है सब लिखा हुआ है, सब आपको जो मैंने बताया यहां पर लिखा है।
अब आइए थोड़ा सा बात करता हूं मैं इंटरफेरेंस पैटर्न की, राइट, कि कैसा पैटर्न होगा। आइए, राइट, यहां पर स्लिट्स हैं, ये है स्लिट्स, अरे चलो, और ये है स्क्रीन, ये बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन यहां पर बनेगी। अब यहां पर मैं अलग अलग दूरियां लिख देता हूं पहले, ठीक है, मैं अलग अलग दूरियां लिख देता हूं। ऐसे, अच्छा, सिर्फ उधर ही नहीं होगा, इधर भी होगा, प्लस माइनस दोनों में होगा भाई और बहनों, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हो जाएगा y बराबर 0, यहां d लैम्डा बाई 2d, d लैम्डा बाई d, 3d लैम्डा बाई 2d, 2d लैम्डा बाई d, 5d लैम्डा बाई 2d, ठीक इसी तरीके से d लैम्डा बाई 2d, d लैम्डा बाई d, 3d लैम्डा बाई 2d, 2d लैम्डा बाई d, ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक, तो समझिएगा, जहां जहां पर y0 था ब्राइट, ब्राइट एकदम बिल्कुल ब्राइट लाइन मिलेगी, d लैम्डा बाई d पे ब्राइट, 2d लैम्डा बाई d पे ब्राइट, और ऐसे सो ऑन आपको ब्राइट मिलती चली जाएगी। इधर भी वही कहानी होगी, ब्राइट 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 ऐसे मिलेगी इन पोजीशंस पे। और अगर आप डार्क देखना चाहते हो, डार्क को मैं रेड से दिखा रहा हूं ना, डार्क फ्रिंज वो मिलेगा d लैम्डा बाई 2d, बिल्कुल बीचों बीच होगा, d लैम्डा बाई 2d, d लैम्डा बाई 2d, d लैम्डा बाई 2d, 3d लैम्डा बाई 2d, 5d लैम्डा, ऐसे सो ऑन मिलता चला जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो है, ये जो है कहलाता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक, यह है पहला डार्क फ्रिंज, यह है दूसरा, पहला ब्राइट फ्रिंज, यह है दूसरा डार्क फ्रिंज, यह है दूसरी ब्राइट फ्रिंज, यह है पहला डार्क फ्रिंज, यह है पहली ब्राइट फ्रिंज, यह है दूसरा डार्क फ्रिंज। ठीक, इस तरीके से आपको पैटर्न मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। बीच में क्या हाल होगा, बीच में भी लाइट होगी, कैसी होगी वो मैंने आपको दिखा दिया। ये मैं खाली प्योर ब्राइट और प्योर डार्क की बात कर रहा हूं, यानी कि प्योर कंस्ट्रक्टिव और प्योर डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूं। ठीक है भाई और बहनों, क्लियर है? इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के इधर और उधर बिल्कुल सिमेट्रिकल पैटर्न ऑब्टेन होगा भाई और बहनों, सिमेट्रिकल पैटर्न आपको जैसा कि दिख रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। और किसी की भी एंगुलर, मतलब ये तो लीनियर पोजीशंस हैं, एंगुलर पोजीशंस भी मैं आपको बता सकता हूं। ठीक, बात समझ आ रही है? एंगुलर पोजीशन के बारे में भी चर्चा हो सकती है, तो वो बता ही चुके हैं, कोई दिक्कत की बात है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, समझिएगा, किसका किसका ग्राफ बनाऊंगा मैं? ग्राफ चाहे ऐसे बना लो चाहे वैसे बना लो। यहां पर y बराबर 0 कर दो, d लैम्डा बाई 2d कर दो, d लैम्डा बाई d कर दो, 3d लैम्डा बाई 2d कर दो, 2d लैम्डा बाई d कर दो, 5d लैम्डा बाई 2d कर दो, एंड सो ऑन। ठीक उसी तरीके से d लैम्डा बाई 2d कर दो, d लैम्डा बाई d कर दो, 3d लैम्डा बाई 2d कर दो, 2d लैम्डा बाई d कर दो, ऐसे सो ऑन कर लेना। ठीक, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहां पर देखूं
ब्राइट फ्रिंज को, तो मैंने आपको कैलकुलेशन करवाया था आई मैक्स की वैल्यू, याद करिए क्या आया था, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। आई मीन की वैल्यू क्या निकाले थे, याद करने की कोशिश करिए, I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। चूंकि यहां जो स्लिट लिया जा रहा है वो एक जैसा स्लिट है, तो उसकी एम्पलीट्यूड भी सेम है और इंटेंसिटी भी सेम है। और जब इंटेंसिटी सेम होती है तो भाइयों बहनों आई मैक्स क्या आ जाएगा, 4I0, और आई मीन क्या आ जाएगा, 0। याद करिए, ठीक बात है। बहरहाल इंटेंसिटी सेम हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी सारे ब्राइट फ्रिंज की एक जैसी आएगी, सारे ब्राइट फ्रिंज की, और सारे डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी भी एक जैसी आएगी। 0 तब आएगी मिनिमम की जब इंटेंसिटीज बराबर हो दोनों सोर्स की, और 4I0 तब आएगी जब बराबर हो दोनों सोर्स की इंटेंसिटी। अदरवाइज कोई और वैल्यू भी आ सकती है, आप सोच के तो देखो ना, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, पर जो भी वैल्यू आएगी सारे मैक्सिमा की सेम होगी, सारे मिनिमा की सेम होगी। तो भाई और बहनों मैं इसी को मान के चलूंगा, क्योंकि यंग डबल स्लिट में आपको यही मिलने वाला है। तो यहां पर मैं आपको एक लाइन बनाता हूं जो कि 4I0 को रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी। ये ग्राफ है इंटेंसिटी का और वाई का ना, 4I0। ये लो, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, ठीक। अब होगा क्या समझिएगा, यहां पर जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी यहां पर, तो इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, फिर इसकी 0 हो जाएगी, सोचो, क्योंकि डार्क बन जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी तो यहां अब यहां चली जाएगी, फिर यहां 0 पे चली जाएगी, फिर में इंटेंसिटी यहां चली जाएगी, और इनके बीच में क्या होगा, इंटेंसिटी इन्हीं के बीच में लाई करेगी, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी या तो ये होगी, कोई और वैल्यू होगी। ठीक उसी तरीके से यहां इंटेंसिटी मिलेगी अपने को, ये जो इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी वो मैंने पॉइंट बनाए हैं खाली, ये लो उस पर्टिकुलर पे पॉइंट। इधर किस में मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, फिर मिनिमम मिलेगी, फिर मैक्सिमम मिलेगी, ऐसे मिलती जाएगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ बनता है भाई और बहनों, ठीक, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, अरे समझ गया हो गया अब तो, लो ठीक, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी और यहां 0 इंटेंसिटी है, और इसके बीच में देखो इंटेंसिटी की वैल्यूज जो है वो अलग अलग है। तो ये आपको पूरा ग्राफ मिला, और ये ग्राफ आपको इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम है, सारे ब्राइट फ्रिंज की, और सारे डार्क की सेम है, और बीच में बाकी इंटेंसिटीज आपको मिलती है भाइयों और बहनों। तो आप इंटरफेरेंस पैटर्न को समझ गए होंगे, कहां पर क्या बना, कैसे बना, और इंटेंसिटी उनकी क्या होगी, इसको भी आप समझ चुके होंगे। आइए मॉड्यूल में इस चीज को देख लेते हैं, थोड़ी आपको हिम्मत मिलेगी। ये देखो, अभी इस शेप पे मत जाइएगा, इस शेप के बारे में हम आखिरी में चर्चा करेंगे, ठीक। देखो आई डार्क आई ब्राइट, I1 I2 सेम इंटेंसिटी की ले लिया है, चलो ठीक है। आइए बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की। किसकी बात करते हैं, फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ क्या होता है समझिएगा। अब अगर आप फ्रिंज विड्थ को समझना चाहते हैं तो सिंपल बात है, दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा, या दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। अपने दिमाग में ये पिक्चर मत बना लीजिएगा कि कुछ चौड़ी चौड़ी पट्टी है उसकी है। जो ब्राइट फ्रिंज है
दो कॉन्सिक्यूटिव उनके बीच की दूरी या डार्क फ्रिंज, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना एनसीईआरटी वाली किताब में, बोलो ये देखो, तो एकदम ब्राइट एकदम डार्क के बीच की दूरी, एकदम ब्राइट के बीच की दूरी। बात समझ आ रही है? हम उसी को क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो आप जरा गौर करो, किन्हीं कॉन्सेक्यूटिव से जब घटाओगे, जैसे 2 लैम्डा बाई डी से डी लैम्डा बाई डी को घटाओगे, तो जो फ्रिंज विड्थ आने वाली है भाई और बहनों, जैसे मैंने यहां पर लिया था ना, और ये अपना स्लिट वाला है, तो दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज अगर आप लोगे, एक मिला मान लो डी लैम्डा बाई डी पे और दूसरा मिला 2 डी लैम्डा बाई डी पे, अगर आप ये डिफरेंस लोगे, डिफरेंस ही बीटा कहलाएगा, जो कि बराबर है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक, दिस इज द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। और जितनी भी ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज होगी, सबकी विड्थ क्या आने वाली है? सेम आने वाली है। हम इसकी एंगुलर विड्थ को भी रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर विड्थ का मतलब जहां स्लिट है वहां ये जो एंगल बनाते हैं, जो स्लिट है जहां पर, वहां पर ये जो एंगल बनाते हैं, बीच की दूरी मान लो कैपिटल डी है, राइट? तो एंगल बराबर में क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, यानी बीटा, अरे भैया ये जो लंबाई है, ये जो सेपरेशन है बीटा, बाई में डी, अरे दिस बाई दिस, तो अल्फा बराबर में डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, बाई में डी, डी डी चल बसा, अल्फा बराबर लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो यह है एंगुलर विड्थ ऑफ एनी फ्रिंज। हमने बात की फ्रिंज विड्थ की और एंगुलर विड्थ की, दोनों की मैंने आपसे बात कर ली भाई और बहनों। ठीक है, वो यहां भी आपको दिख रहा है, कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट और कॉन्सेक्यूटिव डार्क के बीच की दूरी। आइए इसको मॉड्यूल में भी देख लेते हैं कि क्या है कहानी और कैसी है कहानी। ये देखिए, हम लोगों ने, हमने कोई n वाला लिया और n+1 कर दिया, तो उससे डिफरेंस निकाल लिया। अरे nवा और n+1वां, तो n+1वां और nवां घटा दो, आ गया। ठीक, और फ्रिंज एंगुलर विड्थ निकाला बीटा बाई डी से लैम्डा बाई डी के बराबर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप बीटा की भाषा में y लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कैसे? y बराबर n डी लैम्डा बाई डी होता था ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो वहां पर n बीटा हो गया, अरे डी लैम्डा बाई डी की जगह बीटा। और अगर डार्क फ्रिंज के लिए लिखना चाहते हो तो अगेन n-12 डी लैम्डा बाई n-12 बीटा हो जाता है। तो आपके समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहां पर फ्रिंज का पैटर्न बना, किस तरीके से इंटरफेरेंस का पैटर्न बना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को कहा था कि डार्क फ्रिंज वाले, ब्राइट फ्रिंज वाले में n डी लैम्डा बाई डी ले लेना, और यहां पर कहा था ये ब्राइट फ्रिंज के लिए, और डार्क फ्रिंज के लिए क्या बोला था? n-12 डी लैम्डा बाई डी लेने के लिए। और मैंने ये कहा था n की वैल्यू वहां 1 से शुरू करना और यहां पर n की वैल्यू 0 से शुरू करना। ऐसा मैंने क्यों कहा था, आप देख लो। क्यों नहीं मैंने इसको 0 से शुरू कराया, ये मैं बता रहा हूं आपको। वो इसलिए कहा क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान है। जैसे मैं आपसे कहूं 5वां डार्क फ्रिंज, तो सीधे आप 8 की वैल्यू 5 रख दो, या मैं कहूं दूसरा डार्क फ्रिंज, तो आप 2 रख दो, दूसरे में 2 रखो, तो 3/2 डी लैम्डा बाई डी आएगा कि नहीं आएगा? देखो दूसरा डार्क फ्रिंज कहां है, ये पहला है, ये दूसरा है, तो 3 डी लैम्डा बाई 2 डी पे है। यानी सीधे ये जो n है ये nth डार्क फ्रिंज के लिए, nth डार्क फ्रिंज। अगर मैं इसे 0 रख देता, यहां 0 से शुरू करता, तो n+1 होता, n+12 होता। अब मैं कहता दूसरा डार्क फ्रिंज, तो 2+12 अगर कर देते तो गलत आ जाता। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने आपसे कहा कि यह प्रीफरेबल है। तब अगर मैं n+12 बताता तो आपको एक एक्स्ट्रा बात बतानी पड़ती कि भाई n की वैल्यू ना 0 से शुरू करिएगा, लेकिन याद रखिएगा अगर 5वां कहा जाए तो इसका मतलब आप चौथा लीजिएगा, दूसरा कहा जाए तो पहला लीजिएगा। आप 1 नंबर लोगे दूसरा कहने पे तो अपने आप वैल्यू सेम आ जाएगी। और यहां nवां वाला फिट है, 5वां 6वां 7वां। ऐसा हुआ क्यों?
क्योंकि 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज डार्क में बनती है। 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज बनती है, डार्क में 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज नहीं बनती है। 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज डार्क में बनती है, ये कौन सी बात हुई? मतलब 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगी, लेकिन 0 नंबर की डार्क फ्रिंज नहीं है। तो इसलिए ये ऐसा मैंने किया था ताकि आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान रहे, आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। तो भाइयों और बहनों, आइए देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्स को जाना। कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्स के बाद हमने जाना कि कोहेरेंट सोर्स एक सोर्स से बनाया कैसे जाता है। उसके बाद हमने ये जाना कि जब सुपर इंपोजिशन होता है तो किस तरह से पैटर्न का फॉर्मेशन शुरू होता है। सेंट्रल ब्राइट से कैलकुलेशन किया पार्ट डिफरेंस का, पार्ट डिफरेंस से हमने निकाल लिया कि भाई पोजीशन कैसे निकालोगे। तो हमने पोजीशन, ये 2 तरीका मैंने बताया था, इस तरीकों को नोट कर लेना भैया नोट्स में। फिर मैंने उसके बाद आपको प्योर कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट फ्रिंज का निकालने का तरीका बताया, डार्क का बताया, उसके बाद इसकी फ्रिंज पैटर्न बताई और इंटेंसिटी का ग्राफ बताया, फिर आपको फ्रिंज विड्थ बताया और साथ में एंगुलर विड्थ भी इसकी बता दी भाई और बहनों। तो आई होप आज का लेक्चर में आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ठीक से समझने का मौका मिल गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। अगर कोई कमी भूल चूक रह गई हो तो क्षमा चाहूंगा, ठीक है। तो यहां भाई और बहनों मैंने आपको सारी बातें बता दी यंग, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब हम ये यंग डबल स्लिट के साथ खेलेंगे। खेले का मतलब हम इसमें और बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, पानी में डुबोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और इसके साथ यंग डबल स्लिट का न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।